हेलो माय डियर स्टूडेंट। और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं ट्वेल्थ कृषि विज्ञान का जो है अध्याय नंबर 3 है। और इस अध्याय नंबर 3 का नाम क्या है? सिंचाई। देखो, कोई भी जैसे आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, यदि आप सबसे पहली बात तो यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं, 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप 11th क्लास में और 12वीं में आने वाले हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात तो हम आपको, क्योंकि जो है 12th कृषि विज्ञान, 11th कृषि विज्ञान, ये सब हम पढ़ाते हैं आपको, है ना। तो इसलिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब देखो, कोई भी अध्याय है तो कोई भी अध्याय को पढ़ने से पहले आपको जो आपका जो दायित्व है वो क्या है? आउटलाइन बनाना। किसी भी चैप्टर की यदि आपको ये पता है इस चैप्टर में आउटलाइन क्या है, यदि आपको ये पता है कि भाई इस चैप्टर में क्या है, तो 100% है कि आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। क्योंकि देखो, 12th में लिखने के लिए आपको दो चीज़ें हैं। एक तो आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना है, और एक आपको जो है 12th क्लास में तुक्का मारना होता है ना। तो ये भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आपको जो है तुक्का मारना होता है, कहाँ पर आप तुक्के से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अच्छा लिखना होगा आपको। क्योंकि देखो, एज इट इज कोई भी चीज़ याद नहीं होती है। जैसे अब देखो, आउटलाइन अध्याय नंबर 3 की जो है सिंचाई जो चैप्टर है, इसकी आउटलाइन की बात करते हैं। सबसे पहला देखो, चैप्टर का नाम क्या है? सिंचाई है। तो ऑब्वियसली बात है, पहली बात क्या आएगी कि सिंचाई की परिभाषा क्या है। भाई, सिंचाई की परिभाषा क्या है? पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी संरक्षण हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने को। अब इसको कैसे भी लिख सकते हो, है ना, इसको कैसे भी लिख सकते हो। पादपों की वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। ये लो हो गया डेफिनेशन। अब ऐसा नहीं है कि भाई डेफिनेशन को आप जो है पूरा जो आपकी बुक में देके रखा हुआ ऐसे ही आपको लिखना ना, ऐसे नहीं लिखना है। आपको जैसे याद आ जाए वैसे लिखना है। बस एक ही चीज़ तो याद रखना है, यहाँ पर जो है कृत्रिम रूप से पानी देना, है ना। ये आपको 2 सेंटेंस हैं वो याद रखने हैं। तो ये आपकी आउटलाइन में सिंचाई की परिभाषा है। तो देखो, 1 मार्क्स में आपकी सिंचाई की परिभाषा आ सकती है ना। किसमें? 1 मार्क्स में, कि भाई सिंचाई की परिभाषा लिखी है। सिंचाई के उद्देश्य, देखो ये भी आउटलाइन में आपको पता होना चाहिए कि आउटलाइन में क्या है। सिंचाई की परिभाषा हम आपको पढ़नी है। सिंचाई के उद्देश्य पढ़ने के भी, सिंचाई का उद्देश्य क्या है। जैसे पौधों के लिए आवश्यक नमी बनाए हेतु सिंचाई का उद्देश्य है। सूखे से बचाने हेतु, फसलों को सूखे से बचाने हेतु सिंचाई का जो है उद्देश्य है। ऐसे उद्देश्य हैं। तो 5-7 उद्देश्य आप भी बनाकर लिख सकते हो। हालांकि मैं लिखाऊंगा, सब कुछ लिखाऊंगा आपको, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। दूसरी बात मैं बता दूं, जो आपकी जो 12th की बुक है ये अपने आप में नोट्स है ना, अपने आप में ये खुद नोट्स है। इसलिए आप ये मत कहना कि सर इसके नोट्स बनवाओ या नोट्स लिखाओ, ये खुद अपने आप में नोट्स है, क्योंकि बहुत कम आपके में लिखा हुआ है। फिर अगली बात आती है कि फसल में सिंचाई कब करें। देखो, सिंचाई कब करें, सिंचाई सुनना, ऐसे 2-3 बार रिपीट करो, सिंचाई कब करें। तो ये कैसे पता चलेगा कब करें? तो 2 स्थिति पैदा होती हैं पौधे के आधार पर। आप या तो पौधा देख लो या मृदा नमी के आधार पर। जो फसल है, जिस मिट्टी में जो है उगाई गई है, उस मिट्टी में कितनी मॉइस्चर है, उस मिट्टी में कितनी नमी है, उस नमी के आधार पर भी हम डिसाइड करते हैं। पौधों के आधार पर जैसे पौधों की भय स्थिति देख लो, है ना, कि भाई जो पौधा है वो मुरझाया हुआ तो नहीं है। भाई यदि मुरझाया हुआ है इसका मतलब पानी की आवश्यकता है। पौधों की पत्तियों में जल मात्रा या जल विभव, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें जो है जल विभव देख लो, जल की मात्राएं देख लो कि भाई जल है कि नहीं है। क्योंकि आपको पता है भाई जमीन से जल आता है। पत्तियां जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं, पत्तियां जब ट्रांसपायरेशन की क्रिया करती हैं, तो जड़ें जल लेती हैं और पौधे में ऊपर तक, पत्तियों तक जल आता है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनकी क्रिया द्वारा बाहर चला जाता है। तो हम जल विभव या जल की मात्रा जो है हम पत्तियों में देखकर, पत्तियों का तापमान देखकर, कैसे भाई, सीधी सी बात है, यदि जो तापमान है, यदि पत्तियों का तापमान बढ़ गया है तो इसका मतलब ये है कि भाई पत्तियों का यदि तापमान बढ़ गया है इसका मतलब पानी की कमी है। भाई सीधी सी बात है, जब रंध्र
जब रंध्रों से पानी बाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों के रंध्रों से पानी बाष्पोत्सर्जन होता है तो पत्तियां एकदम ठंडी रहती हैं, है ना। सेम ऐसे ही है। तो अगर पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो पत्तियों का तापमान क्या है, बढ़ जाता है। तो हम देख लेते हैं भाई नॉर्मल वे से तापमान बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है पानी की ज़रूरत है। फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर भाई हर किसी फसल की, जैसे मक्का है, मक्का में जो नर पुष्प आ रहे हैं तब भी अच्छे से पानी देना है, मादा पुष्प आ रहे हैं तो भी पानी देना है। तो ये क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। जैसे गेहूं में आपने पढ़ी होंगी, गेहूं में 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। अच्छा देखो, क्रांतिक अवस्थाओं में जैसे मोटा मोटी अगर याद ना हो ना तो इसमें आप तो टह मार सकते हो। यदि आपको याद नहीं आ रही है, किसी मक्के की क्रांतिक अवस्था याद नहीं आ रही है या किसी की नहीं आ रही है, तो ये फिट से कर लेना। एक तो दाना बनते समय यहाँ पर तुक्का मार सकते हो। अगर आपको एग्जैक्टली देखो, तुक्का भी कब मारना है जब आपको एग्जाम में याद नहीं आ रहा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे आ गया कि भाई गेहूं की और मक्का की जो है क्रांतिक अवस्थाएं लिखो, तो आप कुछ नहीं है कुछ तो लिख लेना कि भाई अंकुरण के समय पानी देना चाहिए, जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, फ्लावरिंग के समय, फूल आने की स्थिति में, दाना बनते समय पानी देना चाहिए, ऐसे ऐसे आप लिख देना, है ना। वृद्धि करते समय पानी देना चाहिए। तो ये तुक्का मारने का है भाई। लेकिन लिखना आपको ऐसे नहीं है भाई क्रांतिक अवस्था पूछ रहे हैं और तुम लिख रहे हैं कुछ और का, है ना। पूछ रहे हैं क्रांतिक अवस्था, तुम लिख रहे हैं वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम मक्का का और गेहूं का, ऐसा नहीं, है ना। क्रांतिक अवस्था का मतलब ये है कि वृद्धि की जो अवस्थाएं होती है वो। फिर आगे आते हैं कि फसलों में सिंचाई कितनी करें। अब देखो कितनी करें, इसका जवाब है कि फसलों, देखो 2-3 बार रिपीट करो, फसलों में सिंचाई कितनी करें। तो कितनी करें का मतलब क्या है, जलमान, वाटर रिक्वायरमेंट। कि आपको अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किन्हीं, जैसे क्वेश्चन आ गया किन्हीं 2 फसलों की जलमान लिखो, या क्वेश्चन आ गया कि मक्का की और गेहूँ की जलमान लिखो। 8 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि भाई धान की जलमान क्या होती है ना। तो जलमान जो है जनरली जो डिनोट करते हैं वो एमएम में करते हैं, एमएम में। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जलमान जो है, टिस्टी जलमान कितनी होती है, समझ रहे हो। फिर अगला टॉपिक जो है इसमें क्या है भाई, सिंचाई की विधियाँ होती हैं। सिंचाई की विधियों में जो है देखो, ये जो 3 विधि आपके में दी हुई हैं, ये तो है सरफेज विधि, मतलब पानी बहाकर जो है दी जाने वाली। ये अधोभूमि सिंचाई का मतलब है जमीन के अंदर, थोड़ा सा जमीन के अंदर गहराई में जो है पानी देना। बौछारी विधि मतलब स्प्रिंकलर, है ना, ऐसे खड़ा कर देते हैं और स्प्रिंकलर यूँ चलता रहता है। और पानी फुब्बारा विधि जिसे आप कहते हो ना, वो ये बूंद बूंद विधि में जो है नाली बिछा देते हैं और उसके बाद जो है परफेक्ट वे में, ये मैं दिखाऊंगा जब ये बूंद पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगा कि भाई नाली बिछा देते हैं इसमें, है ना। नालियों से मतलब ये नाली नहीं, सॉरी, नली बिछा देते हैं। प्लास्टिक की नली आती हैं, उसमें एक मीटर लगा होता है एक पौधे के पास, और बढ़िया आराम से बूंद करके पानी टपकता रहता है, समझ रहे हो। तो ये आपके चैप्टर में है, बस इतना सा आपका चैप्टर है। अब आउटलाइन यदि आपको पता है तो आप कर लोगे, है ना। जैसे अब आपको लिखने को दे दिया जाए कि भाई बूंद सिंचाई विधि के बारे में, ये 2 मार्क्स का, सोचो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। तो बोलो बूंद सिंचाई विधि के बारे में लिखो। अब 2 मार्क्स का है तो उतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्या होता है ना। लेकिन इसके लिए समझना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए, तो अब ये आपका आउटलाइन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। आउटलाइन आवश्यक रूप से लिखें। यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं, यदि आप इस क्लास को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको देखो चैप्टर नंबर 3 पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। तो इसकी आउटलाइन आपको लिखनी है। अब हम 1 बाई 1 इन आउटलाइन के अनुसार 1 बाई 1 जो है काम कर लेते हैं, है ना भाई। चलिए, अब हेडिंग डालिए सिंचाई। अब सिंचाई में जो है सबसे पहली बात आती है, सिंचाई की परिभाषा क्या होती है। देखो, परिभाषा, डेफिनेशन मैंने बताई थी कि पौधों की वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से जल देना या कृत्रिम रूप से जो है पानी देना, वो क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब आपकी 12th की बुक में जो भाषा शैली में लिखी है वो हम लिख लेते हैं। तो अच्छा, सिंपल वे में लिख लेते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक
मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने हेतु आवश्यक नमी बनाए रखने हेतु कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया कहलाता है। क्लियर है भैया तक? चलिए, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी बनाए हेतु, भाई मृदा में आवश्यक नमी बनाए हेतु पौधों की वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो ये आपके 8 नंबर का जो है क्वेश्चन हो गया। इसको अच्छे से लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा बिंदु क्या था? दूसरा बिंदु था सिंचाई के उद्देश्य। दूसरा बिंदु क्या था? सिंचाई के उद्देश्य। अब देखो सिंचाई के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, पहले समझो भाई। सीधी सी बात है, सिंचाई का उद्देश्य क्या हो सकता है? पौधों को सूखे से बचाने के लिए, पौधों को वृद्धि करने के लिए, है कि नहीं? इसके अलावा सिंचाई का और उद्देश्य क्या है भाई? कर्षण क्रियाएं, जैसे जो आपकी जो प्लॉइन है, जुताई अच्छे से हो सके। एक तो बहुत ज़्यादा सूखा खेत है, उसमें हल जो है जुताई करो आप, और एक आप हल्की सी सिंचाई करके आप जुताई करो। तो बताओ सबसे अच्छा जो हल है वो किस में चलेगा? हल्की सिंचाई वाले। जहाँ पर जिस खेत में आपने हल्की सिंचाई करी है वहाँ अच्छा हल चलेगा। तो ये उद्देश्य है। इसके अलावा सिंचाई के और क्या उद्देश्य हैं? कई बार जो है सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में जो है पाला पड़ता है। तो पाला पड़ता है तो आपको पता होगा पाले से बचाव हेतु यदि आप हल्की सिंचाई कर देते हैं, फसलों की आप हल्की सिंचाई कर देते हैं, तो इससे पाले का बचाव हो जाता है। आपने देखा नहीं क्या? फ्रीज में से आप बर्फ़ लाते हो, बर्फ़ थोड़ी देर आप रखते हो, फिर भी आप देखो बर्फ़ आप रखते हो तो बर्फ़ निकलती नहीं है। फिर आप क्या करते हो? उसको पानी के नीचे लेके जाते हो, पानी, फिर उसके ऊपर पानी ढोलते हो जब वो बर्फ़ निकलती है। तो पाले से बचाव करना है। देखो नो डाउट ठंडा पानी नुकसानदायक नहीं है, ज़्यादा चिल्ड पानी नुकसानदायक, लेकिन जो बर्फ़ बनी हुई है वो नुकसानदायक होती है। समझ रहे हो? तो ये 5-7 उद्देश्य हैं। अब इन उद्देश्यों को जरूरी थोड़ी है जो मैं लिखा रहा हूँ वही आप लिखो, या वही आप एग्जाम में जो है आपको याद रहे। नहीं, आप खुद से बना के लिखो। सिंचाई के उद्देश्य, जैसे मैं आपसे कहूँ कि सिंचाई के 4 उद्देश्य लिखो, तो 4 उद्देश्य कुछ भी बना के लिख दो। पौधों की वृद्धि के लिए सिंचाई आवश्यक होती है, ये उद्देश्य है ना? तो ये लिख लो। चलो भाई 1 बाई 1 लिखेंगे, जो आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं वो हम लिखेंगे। सिंचाई के उद्देश्य जो है पौधों की वृद्धि हेतु, पौधों की लिखेंगे भाई साथ के साथ, वृद्धि हेतु मृदा में आवश्यक नमी पौधों की वृद्धि हेतु मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखना। एक तो ये सिंचाई का उद्देश्य है कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी कैसे बनी रहेगी? सिंचाई यदि आप करोगे तब, है ना? दूसरा क्या है? पौधों को अल्पावधि सूखे से बचाने हेतु भाई सीधी सी बात है, क्या कह रहा है भाई? पौधों को अल्पावधि की जगह अल्पावधि करो, है ना? अल्पावधि सूखे से बचाने हेतु, भाई सीधी सी बात है, जो पौधे हैं, अब पौधे सूखने लग गए, पानी की कमी है, उस स्थिति में आप क्या करो? सिंचाई कर दो, तो आप सूखे से बचा सकते हो। लिखो। हाँ भाई, लिख लिया।
देखो एट अलर्ट से एट जो है, इसके अलावा जो है तीसरा बिंदु जो आपकी 12th की बुक में लिखा हुआ उसको मैं समझा देता हूँ। तीसरा बिंदु है, पहले हम इस बिंदु को लिखेंगे, पौध वृद्धि हेतु फसल क्षेत्र, पौध वृद्धि हेतु फसल क्षेत्र यानी कि क्रॉप कैनोपी, पौध वृद्धि हेतु फसल क्षेत्र या क्रॉप कैनोपी के ऊपर अल्प वायुमंडल को ठंडा रखकर, के ऊपर अल्प वायुमंडल को ठंडा रखकर उसे पौध वृद्धि के लिए अनुकूल बनाने हेतु, पौध वृद्धि के लिए अनुकूल बनाने हेतु। अब इस लाइन को समझेंगे कि पौध वृद्धि के लिए क्रॉप कैनोपी के ऊपर अल्प वायुमंडल को ठंडा रखकर उसे पौध वृद्धि के लिए, क्योंकि देखो सराउंडिंग पौधा है, जैसे ये प्लांट है, प्लांट के सराउंडिंग जो है ना, ये पौधा है ना, थोड़ा ऐसे ही बनेगा भाई, अपने को वो नहीं आती है ना ये। अब सोचो ये कोई पौधा है, अब पौधा है, ये कैनोपी क्या होती है, देखो कैनोपी क्या होती है, क्रॉप कैनोपी, ये नीचे का जो एरिया है, जो सराउंडिंग जो एरिया है, इसका जो सराउंडिंग एरिया है ये होता है क्रॉप कैनोपी। ये सराउंडिंग जो भी इनसे घिरा हुआ है, ये सराउंडिंग जो एरिया है ये क्या होता है, ये होता है क्रॉप कैनोपी। क्रॉप कैनोपी मतलब फसल क्षेत्र है ना, क्रॉप कैनोपी मतलब फसल छत्र। तो ये क्या कह रहा है कि पौध वृद्धि हेतु फसल क्षेत्र के ऊपर है ना, ये फसल क्षेत्र के ऊपर अल्प वायुमंडल को ठंडा रखकर उसे पौध वृद्धि के लिए अनुकूल, मतलब ये जो सिंचाई होती है, सिंचाई जो होती है इस पौधे के सराउंडिंग का जो वातावरण होता है, सराउंडिंग का जो वातावरण होता है इसको ठंडा रखती है। बोले सर कैसे? भाई आप ये देखो, ये सतह आपने जो है जल दिया, आपने जब पानी दिया तो इसमें देखो ऑब्वियसली बात है, जब पानी आप देते हैं तो ठंडा ठंडा पौधों के सराउंडिंग ठंडा ठंडा होगा भाई। जब आपने पानी दिया है तो ऑब्वियसली बात है इसके चारों तरफ का जो वातावरण है वो ठंडा रहेगा। दूसरी बात, ये जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो है रंध्र होते हैं, ये रंध्र होते हैं, इन रंध्रों से क्या होता है, इन रंध्रों से बाष्पोत्सर्जन होता है ना, बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है। और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है, पानी बाष्प में उड़ता है, जो पत्तियों के रंध्रों से जो पानी है वो बाष्प के रूप में उड़ता है। तो इससे भी बाष्प के रूप में जब पानी उड़ता है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, इससे जो है पत्तियों के आसपास ठंडा रहता है ना भाई, सीधी सी बात है, ठंडा रहता है। जब पत्तियों के आसपास क्या रहता है, मौसम एकदम ठंडा रहता है। इसीलिए तो कहते हैं जब पानी की कमी हो जाती है तो पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है, रंध्र जो हैं बंद हो जाते हैं और इसलिए पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है। पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो पत्तियों के चारों तरफ का जो तापमान है वो ठंडा रहेगा, है ना, नॉर्मल रहेगा। ये कहना चाह रहा है कि भाई सीधी सी बात है, स्पष्ट सी बात है कि पौधे के सिंचाई की वजह से पौधे के चारों तरफ का जो तापमान होता है वो ठंडा रहता है ताकि पौधा अच्छी तरह से वृद्धि कर सके। अब ये पूरा सेंटेंस यदि आप ना लिख पाओ तो इतना लिख लेना कि सिंचाई की वजह से पौधे के चारों तरफ का तापमान जो है ठंडा रहता है ताकि पौधा अच्छे से वृद्धि कर सके। ये ध्यान रखना है। वैसे इसको जो है इन्होंने दे दिया है तो इसे आप लिखें। ठीक है, फिर उसके बाद आगे है, फिर लिखेंगे कर्षण परत यानी कि कर्षण परत, या हम इसे कह देंगे
मृदा सतह, टड़सन परत या मृदा सतह, है ना। अब टड़सन परत जो है, जिसे जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लो लेयर, टड़सन परत, है ना। जो लेयर होती है, जो जमीन जिस पर आप खेती कर रहे हो, वो जो जमीन है ना, तो उसे हमने क्या कह दिया, टड़सन लेयर को नरम कर, को नरम कर, नरम कर जुताई क्रियाओं हेतु, जुताई क्रियाओं हेतु, जुताई क्रियाओं हेतु अनुकूल बनाने हेतु, अनुकूल बनाने हेतु। भाई सिंचाई, सिंचाई का और क्या उद्देश्य है? भाई सीधी सी बात है, जो आप बताइए कोई मृदा की जिस पर आप खेती करना चाहते हो, जैसे गर्मी है, गर्मियों में आपको पता है भाई खेत को एकदम खाली छोड़ के रखा जाता है। गर्मियों में बहुत कम फसल ली जाती है, अगर ली जाती है तो चारा वाली ली जाती है, मैं अधिकतर, नहीं तो खाली छोड़ के रखा जाता है। तो जब खाली छोड़ के रखा जाता है, फिर उसके बाद जो है मृदा सतह जो रहती है वो थोड़ी बहुत कठोर हो जाती है। तो यही है, टड़सन परत को नरम कर, यानी कि मृदा सतह को नरम कर जुताई क्रियाओं हेतु अनुकूल बनाना। भाई सीधी सी बात है, जब हल्की आप सिंचाई कर दोगे तो जुताई की क्रियाएं होती हैं, जुताई मतलब टड़सन क्रियाएं, है ना। जुताई जो है क्रियाएं जो है आराम से आसानी से हो सकती हैं, तो ये सिंचाई का उद्देश्य होता है, लिखें आप। इसके अलावा मृदा में स्थित लवणों के निश्चालन करने और उसे डाइल्यूट करने हेतु। इसके अलावा और क्या उद्देश्य है इसका भाई सिंचाई का, है ना। सिंचाई का जो है और क्या उद्देश्य हो सकता है, तो ये है मृदा में स्थित लवणों के, मृदा में स्थित लवणों का निश्चालन, है ना, मृदा में स्थित लवणों का निश्चालन करने हेतु। बोले सर ये क्या है कि निश्चालन, निश्चालन जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, जो मृदा में स्थित जो लवण हैं, लवण भी कौन से भाई, जो हानिकारक हैं या जो नुकसानदायक लवण होते हैं, सोडियम के साल्ट होते हैं, है ना, या अम्लीय मृदाओं में जनरली आपने देखा होगा, जो अम्लीय नहीं, ये लवणीय मृदा जो रहती हैं, जिनमें NaCl नमक की मात्रा वाइट हो जाती है, उन मृदाओं में क्या है, सिंचाई की कमी रहती है ना। तो यदि हम ऐसी मृदाओं में सिंचाई कर देते हैं, तो सिंचाई करने से क्या होगा, जो लवण जो रहते हैं, है ना, सोडियम के लवण हो, कैल्शियम के लवण हो, ये जो लवण रहते हैं वो पानी के साथ नीचे चले जाते हैं, मतलब जल प्लस लवण, है ना। लवण, जो लवण होते हैं एक दूसरे के डुलकर मृदा सतह में क्या चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। निश्चालन का मतलब क्या होता है, निश्चालन का मतलब होता है कि जो लवण होते हैं, जो साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, उनका जल के साथ नीचे चले जाना। भाई जल के साथ नीचे चले जाना, हम क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सिंचाई से मृदा में स्थित जो लवण है उनका निश्चालन हो जाएगा, मतलब पानी के साथ जो लवण हैं, जो हानिकारक लवण हैं, वो नीचे चले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लीचिन कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन आ जाए आपसे कि लीचिन किसे कहते हैं, लीचिन से क्या तात्पर्य है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि जल के साथ मृदा में स्थित लवणों का, जल के साथ मृदा में स्थित लवणों का नीचे, जमीन में नीचे चले जाना, जल के साथ लवणों का नीचे चले जाना, ऐसे बोल दो या कैसे भी बोल दो, है ना। आ गया समझ में, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीचिन कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई सिंचाई का और उद्देश्य क्या है, पाले से बचावे तू, पाले से बचावे तू, पाले से बचावे तू, है ना। तो पाले से जो है फ्रॉस्ट से बचावे तू, किसका, फसलों का, फसलों को, फसलों को पाले से बचाव हेतु हमें क्या है, सिंचाई करनी चाहिए। क्योंकि हल्की, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया ही था कि भाई जो बर्फ़ है, बर्फ़ पे पानी कर दो तो बर्फ़ पिघल जाती है ना। तो फसलों को पाले से बचाने हेतु, तो ये आप लिखें, ये भाई लिखें आप जो हैं, ये सिंचाई के उद्देश्य कंप्लीट होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, देख लिया आपने।
चलिए, हाँ भाई, अब बात करते हैं। अब अगला बिंदु क्या था भाई? फसलों में सिंचाई कब करें, है ना। अगला बिंदु क्या था? फसलों में सिंचाई कब करें। ये इसके मैंने आपको दो बताए थे भाई। फसलों में सिंचाई कब करें, इसके लिए मैंने आपको बताया ही था। फसलों में जो सिंचाई की जाती है वो एक तो पौधों के आधार पर की जाती है, और एक की जाती है मृदा नमी की। भाई मृदा में मॉइस्चर कितना है ना, इसके आधार पर भी तो करेंगे भाई। पौधा कहाँ उड़ रहा है? मृदा में उड़ रहा है। मृदा में पानी है, पानी मतलब नमी है कि नहीं है, जितनी पौधे के लिए चाहिए उतनी नमी है कि नहीं है, ये सब कुछ चेक किया जाता है। और पौधों के आधार पर चेक किया जाता है कि भैया पौधे मुरझा रहे हैं तो मतलब सिंचाई कर दो, ये चेक किया जाता है ना। पौधों की पत्तियों में जल विभव को चेक कर कर, या पत्तियों के तापमान को चेक कर कर, या फसलों की जो क्रांतिक अवस्थाएं उनको ध्यान में रखते हुए क्या है आपको सिंचाई करनी है, यही तो कहना है। तो इसको वन बाई वन देख लेते हैं भाई। वन बाई वन तो हेडिंग डालें, फसलों में सिंचाई कब करें। तो कब करें, इसमें जो है हम सबसे पहला जो है देखेंगे सिंचाई कब करें। सबसे पहला पौधों के, है ना, सबसे पहला आप लिखेंगे पौधों के आधार पर, पौधों के आधार पर, है ना। पौधों के आधार पर जो है सिंचाई का समय पौधों में जल की मात्रा, जल विभव मापकर, पौधों में जल की कमी से उत्पन्न लक्षणों को देखकर या उचित क्रांतिक अवस्था को देखकर हम जो है पौधों के आधार पर जो है सिंचाई करते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहला आप डालिए हेडिंग आ, पौधों के आधार पर। पौधों के आधार पर जो है सबसे पहला मैंने क्या बताया था आपको, पौधों की बाह्य स्थिति देखकर, पौधों की बाह्य स्थिति देखकर, पौधों की बाह्य स्थिति देखकर। अब बाह्य स्थिति भाई सीधी सी बात है, आप सुबह सुबह ऐसे हाथ पीछे करके और बढ़िया जो है जाते ही हैं गाँव में अपन, है ना, है नहीं, गाँव में सुबह ही सुबह आप देखो किसान जो होता है ना, किसान भाई, किसान की जमा पूंजी क्या, वो फसल ही है भाई। किसान की धन क्या है, वही फसल है भाई। किसी का कुछ बिजनेस है, किसी का कुछ है ना। तो किसान का क्या, किसान के लिए भैया फसल है। तो किसान क्या है, सुबह 100% है, सभी किसान, लगभग सभी किसान जो हैं सुबह आराम से टहलते टहलते जो हैं अपने खेत को ज़रूर देख के आते हैं। यदि फसल बुगी हुई है तो बढ़िया जाते हैं, टहलने जाते हैं और खेत को देख के आते हैं, भैया खेत में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, पानी की कमी तो नहीं है, बढ़िया फसल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करता है किसान। तो पौधों की बाह्य स्थिति जो है देखकर, है ना, याद रखें, पौधों की बाह्य स्थिति जो है देखकर जो है पता लगाते हैं। अब वहाँ जाता है किसान, अब गया किसान अपने खेत में गया तो पौधे की बाह्य स्थिति देखेगा, यार पौधा मुरझाया हुआ है, पौधा क्या है, मुरझाया हुआ है। अब मुरझाया हुआ है पौधा तो भाई सीधी सी बात है पानी की आवश्यकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं पौधों की बाह्य स्थिति तो देखकर कैसे भाई, प्रातःकाल या दोपहर के समय खेत में आपको अवलोकन करना है, खेत में आपको जाना है। और प्रातःकाल जो है आप जो है, यदि आप प्रातःकाल 2-3 दिन जा रहे हैं, 2-3 दिन लगातार जा रहे हैं और आपने देखा, आप रोज गए भाई आज हल्का मुरझाया हुआ है, फिर दूसरे दिन गए यार मुरझा तो रहा है, फिर तीसरे दिन गए यार मुरझा रहा है, तो तुरंत आप क्या करो, सिंचाई कर दो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई रोजाना देखो, एक आपकी जो बुट्टी भाषा शैली है वो लिखी हुई है, मैं आपको सिंपल भाषा शैली में, वैसे सिंपल ही है देखा जाए तो, आपकी जो बुक में लिखी हुई है वो सिंपल भाषा शैली है, वही मैं लिख देता हूँ। प्रातःकाल तथा दोपहर, प्रातःकाल तथा दोपहर के समय खेत में जाकर, दोपहर के समय खेत में जाकर, प्रातःकाल या दोपहर के समय खेत में जाकर पौधों का अवलोकन करें।
यदि प्रातःकाल 2-3 दिन तक लगातार, यदि प्रातःकाल 2-3 दिन तक लगातार, प्रातःकाल 2-3 दिन तक लगातार पत्तियां, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दें आप, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। पत्तियां मुरझाई, है ना, प्रातःकाल 2-3 दिन तक लगातार पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई दें, मुरझाई हुई दिखाई दें, तो मुरझाई हुई दिखाई दें तो सिंचाई करना आवश्यक है, तो सिंचाई करना आवश्यक है। चलिए भाई, तो आप लिखें इसे, सिंचाई करना आवश्यक है। चलिए भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छे से वीडियो पॉज करें और फिर आराम से लिखें। हाँ भाई, लिख लिया? चलिए, फिर दूसरा क्या है देखते हैं भाई, ये लिख लिया हो तो। चलिए, थोड़ा देखना पड़ता है, परफेक्ट क्लास के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं तो कई बार इश्यूज आ जाते हैं, तो बार बार देखने की ज़रूरत पड़ती है। ये लिख लिया आपने। दूसरा क्या था? दूसरा बा, है ना, ये भी आप हेडिंग डालें। पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा, पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव, वाटर पोटेंशियल, है ना, जल विभव माप कर। अब बस इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, इसमें आप 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आप लिख लें, इसमें केवल एक लाइन लिख लें। यह विधि सिद्धांत रूप से सबसे उपयुक्त है। यह विधि सिद्धांत रूप से यह विधि सिद्धांत रूप से सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त। बस इतना लिख लें, इससे आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाइए से पत्तियों का तापमान मापकर, पत्तियों का तापमान मापकर। अब देखो, यहाँ जरूर आपको थोड़ा सा समझना होगा और लिखना भी होगा। देखो, जहाँ अननेसेसरी आपकी बुक में कोई अननेसेसरी चीज़ें लिखी हुई है, मैं वहीं कम लिखूँगा, बाकी जो नेसेसरी है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा भाई। देखो, शॉर्ट नोट्स का मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल ही शॉर्ट कर दो ना, लिखना पड़ता है। देखो, पत्तियों का तापमान मापकर इसको समझो कि भाई जैसे ये पत्ती है और जैसे ही इसमें क्या है, जो पौधा होता है, जो मृदा होती है, उस मृदा में क्या है, पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी। तो देखो, पानी की जब कमी हो जाती है मृदा में, तो इसमें जो रंध्र होते हैं, रंध्र, जब पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पानी ऊपर जो है पत्तियों तक पहुंचता है और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ऐसे बहुत प्रकार के जो है रंध्र होते हैं। तो इसमें जब पानी की कमी हो जाती है तो रंध्र जो रो रहते हैं, रंध्र क्या है, बंद या आंशिक बंद, यानी कि कम बंद हो जाते हैं, आंशिक बंद हो जाते हैं, या तो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे या बहुत कम बंद होंगे, मतलब आंशिक रूप से खुले रहेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे जो है बाष्पोत्सर्जन, जब रंध्र बंद हो जाएंगे ऑब्वियसली बात है, तो बाष्पोत्सर्जन होगा क्या, बाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन होगा क्या, नहीं होगा। बहुत को तो यही नहीं पता बाष्पोत्सर्जन क्या होता है। बाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों के रंध्रों के द्वारा पानी का बाष्प के रूप में उड़ना, सूर्य की उपस्थिति में, है ना, वो बाष्पोत्सर्जन होता है। तो जब रंध्र बंद हो जाएंगे, आंशिक रूप से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया या तो कम हो जाए या डिक्रीज हो जाएगी या बंद हो जाएगी। अब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाएगी तो इससे क्या होगा, पत्तियों का जो तापमान है,
पत्तियों का तापमान, पत्तियों का तापमान क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अब पत्तियों का तापमान जो है बढ़ जाएगा, तो अब इसको हम इंफ्रारेड जो थर्मामीटर होता है उससे हम तापमान को मेजर कर लेते हैं। यदि तापमान जो नॉर्मल तापमान होता है उससे बढ़ा हुआ, नॉर्मल तापमान हम पहले ही हमारे पास नोट रहता है, उस जो नोट हमारे पास जो तापमान है उससे हम कंपेरिजन कर लेते हैं। फिर हमें आवश्यकता है कि भाई तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पत्ती का, तो हम सिंचाई कर देते हैं। तो ये जो है पत्तियों का तापमान मापकर है। इसको जो है पूरा अच्छे से लिखेंगे। ये आप लिखिए भाई, ये आप समझिए। पहले आप जो है इसको बना लो, क्योंकि देखो यहाँ जो है ये जरूरी है ना। चलिए इसको बना लें भैया पहले। चलिए हाँ भाई, इसको लिखें। जब मृदा व पौधों में पानी की कमी होने लगती है, क्या है भाई, जब मृदा व पौधों में पानी की कमी होने लगती है तो पत्तियों के पर्णरंध्र आंशिक या पूर्णतः बंद, तो पत्तियों के पर्णरंध्र यानी कि स्टोमेटा आंशिक या पूर्णतः बंद, आंशिक या पूर्णतः बंद हो जाते हैं। यही तो समझा है, उसको भाषा शैली में लिख रहे हैं, है ना। पूर्णतः, जिससे बाष्पोत्सर्जन में कमी आती है, जिससे बाष्पोत्सर्जन में कमी आती है। जिससे क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन में क्या आती है, कमी आती है। पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है, व पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है। वह पत्तियों का तापमान क्या होता है डियर स्टूडेंट, बढ़ जाता है। ये ध्यान रखें, पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है। इस विधि में इंफ्रारेड थर्मामीटर, इस विधि में इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से, इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से फसल की सतह का तापमान, फसल की सतह का तापमान मापकर सिंचाई का निर्धारण करते हैं। मापकर सिंचाई का निर्धारण करते हैं। अब निर्धारण भाई सीधी सी बात है, तापमान यदि बढ़ रहा है तो भाई सिंचाई कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बस ये है। चलिए अब देखो अगला है, ये लिखें आप, अगला है फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर, है ना, क्रांतिक अवस्था के आधार पर। चलिए भाई लिखेंगे, देखो वीडियो पॉज करके आप लिख लिया करो। द में हम लिखेंगे फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर,
अब यहाँ पर जो है देखो, त्रांतिक अवस्था वह अवस्था होती है जिस पर पानी की आवश्यकता पड़ती ही है फसल को। यदि उस अवस्था पर आपने सिंचाई नहीं की तो आपकी फसल की उपज कम हो जाएगी। ध्यान रखना, त्रांतिक अवस्था क्या है? वह अवस्था जिस पर पानी की कमी हो जाए तो पौधों को बहुत क्षति पहुंचती है, ये ध्यान रखें, और उपज काफ़ी कम हो जाती है ना, ये वो अवस्था होती है। तो अब यहाँ पर जो है एक चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है वो है त्रांतिक अवस्था की परिभाषा। त्रांतिक अवस्था की परिभाषा देखो, त्रांतिक अवस्था क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, आगे लिखेंगे हम, लेकिन उससे पहले जो है त्रांतिक अवस्था की परिभाषा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप नोट डाउन करें। फसलों में कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं, यहाँ लिखेंगे फसलों में कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिन पर जिन पर पानी की कमी है ना, यानी कि त्रांतिक अवस्था की परिभाषा क्या? फसलों की कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिन पर पानी की कमी हो जाए तो पौधों को हो जाए तो पौधों को बहुत क्षति पहुंचती है, बहुत क्षति पहुंचती है। और भाई सीधी सी बात है, इस अवस्था पर जो त्रांतिक अवस्था क्या है, वह अवस्थाएं रहती हैं जिन पर यदि पानी की कमी हो जाए तो फसल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है और उपज काफ़ी कम होती है। उपज काफ़ी कम होती है। उपज क्या है? काफ़ी कम होती है। पौधों की ऐसी अवस्था को ही सिंचाई के आधार पर त्रांतिक अवस्था कहते हैं। आधार पर त्रांतिक अवस्था कहते हैं। भाई सिंपल है, आपको कुछ नहीं, जैसे अगर आ जाए कि त्रांतिक अवस्था की परिभाषा लिखो तो आप लिख देना फसल की वह अवस्थाएं जिन पर सिंचाई ना करो तो फसल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है, उपज कम हो जाती है। ऐसी सिंचाई की अवस्थाएं त्रांतिक अवस्थाएं कहलाती हैं। सिंपल सी बात है ना, मतलब वे अवस्थाएं जिन पर पानी ना दो तो बहुत ज़्यादा पौधे को क्या है, क्षति पहुंचती है और उपज कम होती है, वो त्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। ये आप लिखें, फिर हम लिखेंगे कि त्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। चलो मेरे लाडलो जल्दी से लिखो, है ना। फिर हम लिखेंगे त्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। चलिए भाई, अब एक तरफ जो है, एक तरफ हम लिखेंगे फसल, यहाँ पर हम लिखेंगे फसल और यहाँ पर लिखेंगे त्रांतिक अवस्थाएं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा कि भाई किसकी कौन सी त्रांतिक अवस्था होती है। तो जब याद ना हो ना तो आप तो क्या करना, दाना भरते समय, फूल आते समय, ये जरूर लिख देना आप, दो अवस्थाएं याद कर लो। तुक्का मारने के लिए याद कर लो, यदि फसल की त्रांतिक अवस्था आ जाती है और आपको एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसकी त्रांतिक अवस्था क्या है, तो तुक्का मारने के लिए फिक्स कर लो फूल आते समय और दाना बनते समय, ये फिक्स कर लो। दालों में फिक्स कर लो, दाल यदि किसी भी दाल की त्रांतिक अवस्था पूछ ली जाए तो फिक्स कर लो फली बनते समय और दाना भरते समय, ऐसे फिक्स कर लो। 100% जो है आपके आंसर मतलब एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा।
समझ रहे हो? तो ये चीज़ें क्या है भाई, आप 12th है, 12th में आप लिख सकते हो बढ़िया तरह से ना, कैसे तुक्का मारते हैं, कैसे आप जो है, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि कुछ का कुछ लिख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है ना। यहाँ पर आ जाओ ड्रेऊ। अब ड्रेऊ की यदि आपसे क्रांतिक अवस्था पूछिए तो क्रांतिक अवस्था के बारे में ही लिखना है। ऐसा नहीं हो कि ड्रेऊ की क्रांतिक अवस्था पूछिए आप वानस्पतिक नाम ले लो, वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ नंबर कट जाएंगे आपके। लेकिन क्रांतिक अवस्था किसी और की किसी और में लिख दो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो ड्रेऊ की क्रांतिक अवस्थाएं जो हैं, सबसे पहला CRI अवस्था यानी कि शीर्ष है ना, लेकिन ये साथ के साथ जो है शीर्ष जड़ निकलना, शीर्ष जड़ निकलना है ना, ये लिखें भाई। सबसे पहली स्टेज है CRI जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन, क्या कहते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन। दूसरी है कल्ले फुटान, दूसरी क्या है, कल्ले फुटान जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेट टिल्ड्रिन, क्या है, लेट टिल्ड्रिन। तीसरी होती है लेट जॉइंटिन, गांठ अवस्था, तीसरी इसमें क्या होती है, गांठ अवस्था यानी कि लेट जॉइंटिंग। अब यहाँ पर दे दिया जाए कि ड्रेऊ की कोई भी दो क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए, तो आप लिख लो ड्रेऊ की कोई भी दो। फिर उसके बाद बालियाँ निर्माण, बालियाँ जो बालियाँ निकलती हैं, ईयर जिसे हम कहते हैं बालियाँ निर्माण, चौथी अवस्था होती है जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईयर एमरजेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, ईयर एमरजेंस। लिखो भाई साथ के साथ। दाने की दूधी अवस्था, फिर है दाने की दूधी अवस्था मतलब वह अवस्था होती है जिसमें दाना में जो है दूध सा बढ़ता है। जब आप देखते हैं तो दूध सा, उसको फोड़ते हैं तो वाइट जो है सफ़ेद सा जो है द्रव निकलता है, वो होती है दाने की दूधी अवस्था, जिसे आप कहते हो मिल्क स्टेज, इंग्लिश में कहते हैं मिल्क स्टेज, लिखेंगे भाई। फिर उसके बाद जो है दाना पकने की अवस्था, दाना पकने की अवस्था, और वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डफ स्टेज, है ना, क्या कहते हैं, डफ स्टेज कहते हैं। तो दाने की जो है दाना पकने की अवस्था मतलब डफ स्टेज कहते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये लिखें आप। फिर इसी प्रकार से ये हो गया आपका गेहूं का, है ना। इसी प्रकार से जौ की जो है, अब जौ की आपके में दो डेटे रखी हैं तो वो लिख लेते हैं। बुवाई के 30 दिन बाद, एक क्या लिखी हुई है, बुवाई के 30 दिन बाद, है ना, बुवाई के 30 दिन बाद। दूसरी है दाना बढ़ते समय, है ना, दाना बढ़ते समय। लाइक कर देना भाई वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दाना बढ़ते समय, तो ये लिखें आप, बुवाई के 30 दिन बाद व दाना बढ़ते समय लिखें। फिर हम देखेंगे चना, सरसों और अलसी, है ना, लिखें भाई। लिख लिया? वीडियो पॉज करें और लिखें। फिर उसके बाद आ जाइए, तीसरे में आएगा चना, सरसों, अलसी। तीनों की देखो तीनों की समान क्रांतिक अवस्थाएं दी हुई हैं, है ना, चना, सरसों और अलसी। फूल आने से पहले एक अवस्था है, फूल आने से पहले, फूल आने से पहले जो है। दूसरा है फलियां बनते समय, फलियां जो पौध रहती है, जो फलियां बनते समय। क्लियर है यहाँ तक? तो ये
अब इसमें याद नहीं हो तो भाई टी जड़े लिख देना, लेकिन टी मत लिख देना। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है, फूल आते समय दाना बढ़ते समय, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद आ जाइए आलू। अब देखो आलू कहाँ पर, ज़मीन में लगता है भाई, सीधी सी बात है ज़मीन में लगता है। तो यहाँ पर याद रखें आलू की पहली क्रांतिक अवस्था हो जाएगी अंकुरण के समय, अंकुरण के समय, यानी कि जर्मिनेशन जब हो रहा है तब आपको आलू में जो है एक और कंद बनने का प्रारंभिक समय। कंद, कंद मतलब वो आलू, आलू जिसे कंद, जिसे इंग्लिश में ट्यूबर कहते हैं, जो आलू बनने की अवस्था जो होती है ना, जमीन के अंदर जो आलू बनता है उस अवस्था में, तो कंद बनने का प्रारंभिक समय, कंद बनने का, कंद मतलब ट्यूबर बनने का प्रारंभिक समय, है ना। ये भी ध्यान रखना है, कंद जो है ना, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो खाने योग्य भाग होता है आलू का, कंद या ट्यूबर कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद आ जाइए भाई गन्ना, पांचवा है गन्ना, है ना। गन्ने की जो है अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, अंकुरण, पहला है अंकुरण के समय, पहला क्या है भाई, जर्मिनेशन हो रहा है उस समय जो है, कल्ले निकलते समय, कल्ले यानी कि टिलर्स जो हैं, टिलर्स निकलते हैं छोटे से, है ना, कल्ले निकलते समय, कल्ले निकलते समय, इस अवस्था पर जो है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा बढ़वार के समय, जब बढ़वार के समय, बढ़वार के समय का मतलब ये है, सीधी सी बात है, जब गन्ना जब वृद्धि कर रहा है उसके समय जो है, उसके टाइम पर जो है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए भाई, लिख लिया आपने। फिर उसके बाद जो है आ जाइए भाई 6 नंबर कपास, 6 नंबर कपास। अब कपास में आपको पता ही है भाई, कपास में जो है देखो, कपास की क्रांतिक अवस्थाओं की यदि बात करें, डोड़े वाली शाखाएं बनते समय, डोड़े वाली शाखा बनते समय। बोले सर ये डोड़े क्या हैं, देखो डोड़ा होता है जिसमें, ध्यान रखें, डोड़ा वो होता है जिसमें वो कपास लगेगा, जिसमें वो बिनौला लगेगा, जिसमें रुई बनेगी, वो होता है डोड़ा। तो उसकी डोड़ा बनने वाली जो शाखा होती है, शाखा बनते समय जो है पानी देना चाहिए, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद जो है दूसरा है फूल आते समय, यदि कपास में फूल आ रहे हैं तो फूल आते समय, देखो डोड़े वाली शाखा बनते समय, फूल आते समय और डोड़े बनते समय। देखो डोड़े वाली शाखा बनेगी, फिर डोड़े बनते समय, डोड़े बनते समय भाई, सबसे पहले तो डोड़े वाली शाखा बनेगी, शाखा में फूल आएंगे, फिर उसमें डोड़े आएंगे, क्या आएंगे, डोड़े आएंगे, डोड़े मतलब जिसमें वो रुई और बिनौला जो है ये लगेगा। फिर उसके बाद आइए तम्बाकू, है ना, तम्बाकू। अब तम्बाकू में जो है चुटाई करते समय, यानी कि हम इसमें जो है पिंचिंग की क्रिया करते हैं, या निपिन कह दो, पिंचिंग की क्रिया करते हैं। इसमें जो पत्ते होते हैं तम्बाकू के, उन पत्तों को जब तोड़ते हैं, उस तोड़ाई के समय जो है सिंचाई करनी चाहिए। आपकी बुक में 80 देते रखा है। अगला आ जाइए भाई 8 नंबर मूंगफली। अब मूंगफली भी कहाँ लगती है भाई, सीधी सी बात है, मूंगफली भी जमीन में लगती है ना, मूंगफली भी कहाँ लगती है, जमीन में। तो उस जिसमें मूंगफली लगती है उसे कहते हैं सुइयां, है ना, सुई बनते समय। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सुइयां बनने, है ना, यहाँ पर लिखेंगे सुइयां बनने से मूंगफली, सुइयां बनने से मूंगफली बनना शुरू होने तक।
इसका मतलब यह है कि इस अवस्था तक इसमें बार बार नमी चाहिए। सुइयां मतलब पैड, पैडिन के समय है ना। सुइयां मतलब पैडिन मतलब जिसमें मूंगफली का दाना बनेगा। मूंगफली का दाना कहाँ बनेगा? जमीन के नीचे बनता है। क्लियर है यहाँ तक? धान, फिर अगला है धान। धान में जो है सबसे पहला, इसमें तो मूंगफली में आपके में एक है, धान में टल्ले निकलते समय, एक तो है टल्ले निकलते समय, याद कर लेना। टल्ले मतलब शुरुआती अवस्था में जो है टिलर निकलते हैं। एक ऐसे तना टाइप निकलता है, तना तो नहीं होता है लेकिन तना टाइप ही होता है। ठीक है। फूल आने से पहले, दूसरा है फूल आने से पहले। अब देखो फूल आने से पहले जिसे हम कहते हैं बूटिन स्टेज, ध्यान रखना है बूटिन स्टेज। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बूटिन स्टेज जो है तीसरी तनांतरिक अवस्था होती है फूल आने से पहले। फिर उसके बाद जो है तीसरी हो जाएगी फूल आते समय। नोट डाउन करें भाई, चलिए नोट डाउन करें। फिर उसके बाद जो है मक्का, लास्ट आपके आ जाएगा मक्का, है ना। वीडियो पॉज करें और इसे लिख लिया करें, लिखें भाई जल्दी। मक्का है ना, 10वां है, 10वां मक्का। अब मक्का में जो है देखो, एक तो फर्स्ट है मक्का में जो है नरमंजरी, यानी कि जिसे हम कहते हैं टैसल, नरमंजरी बनते समय, है ना। जो है नर पुष्प जो है बनते समय, है ना। याद रखें, आते समय टैसल आते समय या बनते समय एक ही बात है। नरमंजरी बनते समय, नरमंजरी आते समय। और दूसरी अवस्था होती है भुट्टे बनते समय, जिसे हम कहते हैं सिल्किन, है ना। ये भी कई बार क्वेश्चन में आता है सिल्किन, है ना। सिल्किन या टेस्लिन मतलब नरमंजरी बनते समय, सिल्किन मतलब भुट्टे बनते समय या मादा। टेसल का मतलब क्या होता है, सिल्किन का मतलब क्या होता है? मादा पुष्प, है ना। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर ये याद नहीं रहे ना मक्का में, तो मक्का में आप ऐसे भी कह सकते हो नर पुष्प बनते समय और मादा पुष्प बनते समय। अगर ये भी याद नहीं रहो, आपको ये याद हो जाए कि टेस्लिन के समय टेसल बनते समय और सिल्क बनते समय, ऐसे दोनों कैसे भी आप जो है याद कर सकते हो। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये लिखें आप, फिर हम देखेंगे। लिखिए भाई। चलिए टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम अगले पॉइंट में जो है अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो है मृदा नमी के आधार पर जो है किस प्रकार से सिंचाई का निर्धारण करते हैं, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना है। हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग को आपको डाउनलोड करना है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।